नमस्कार दोस्तों, मैं रुझान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज के वीडियो में हम पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी के पिछले वीडियोस में हमने फंडामेंटल राइट्स को शुरू किया था और फंडामेंटल राइट्स में हमने आपको अंडर आर्टिकल 19 के बारे में बताया था। अंडर आर्टिकल 19 के बारे में बताया था। हमने अंडर आर्टिकल 19 में बताया था कि आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स देता है और वो 6 प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कहीं भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संगठित करने की स्वतंत्रता, एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस कहीं भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन एक्वायर करने की स्वतंत्रता हमें अंडर आर्टिकल 19 देता है। इन 6 प्रकार के आर्टिकल्स में से हमने आपको स्वतंत्रताओं में से हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पॉइंट को कंप्लीट कर लिया अपने पिछले वीडियोस में। आज की वीडियो में हम फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिरकार असेंबली का अर्थ क्या होता है, यानी कि असेंबली होता क्या है, हमें सबसे पहले यह जानना होगा। तो असेंबली एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ लोग अपने कॉमन पर्पस के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो ऐसे लोगों की इस मीटिंग को ही असेंबली कहते हैं। तो वे जगह कौन कौन सी हो सकती है, इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जब लोग जाते हैं, ये रिलीजियस प्लेस होते हैं और इन रिलीजियस प्लेस पर जब लोग जाते हैं तो इसे असेंबली ही कहते हैं। और उनका कॉमन पर्पस क्या होता है, उनमें उनका कॉमन पर्पस जो होता है वो होता है अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज करना, यानी कि पूजा करना, अर्चना करना, जो भी है ये रिलीजियस एक्टिविटीज को पूरा करना ही उनका कॉमन पर्पस होता है। यानी ये तीनों के तीनों हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है। तो क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, गुरुद्वारा हो जाएगा, मस्जिद हो जाएगा और चर्च हो जाएगा। उसके अलावा नेताओं की रैली हो जाएगा। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स या शादी ब्याह बारात, इनमें लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे भी असेंबली ही कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कॉमन पर्पस के लिए ही इकट्ठे होते हैं। जब नेताओं की रैली में कुछ लोग उनके भाषण को सुनने के लिए जाते हैं तो यह भी एक प्रकार की असेंबली ही होती है। आजकल आपने देखा होगा कि इंडी अलायंस के लोग क्या कहते हैं, जिसमें 27-28 घटक दल हैं, ये सभी के सभी मिलकर 2024 में मौजूदा बीजेपी सरकार को हराकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस इंडिया अलायंस की बैठकों को भी एक तरीके की असेंबली ही कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें असेंबल यानी एकत्रित होने का अधिकार दिया गया है। हमें एकत्रित होने का अधिकार है और यह एकत्रित होने का जो अधिकार है वो हमें कौन देता है, वह हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान देता है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हमारा संविधान हम लोगों को पब्लिक प्लेस ये सभी के सभी जो हमने आपको बताया, पब्लिक प्लेस पर क्या करने के लिए, हमें मीटिंग करने के लिए, डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करने के लिए, जुलूस निकालने का अधिकार देता है। लेकिन किस जगह पर, पब्लिक प्लेस पर देता है। लेकिन हमें ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं कुछ शर्तों के साथ दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि वे शर्तें कौन सी है जिसके अंतर्गत हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली के तहत असेंबल होने के अधिकार दिए गए हैं।
इस अधिकार के तहत जो शर्तें लगाई गई हैं वे शर्तें हैं कि सबसे पहली है कि इस प्रकार की जो असेंबली है वह शांतिपूर्ण होनी चाहिए, यानी पीसफुल होनी चाहिए। इस प्रकार की जो असेंबली जिसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो सारी की सारी असेंबली जो है वह शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और दूसरा, इस प्रकार के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो अनआर्म्ड होने चाहिए, यानी इस प्रकार का एकत्रीकरण या लोग जहां भी इकट्ठे हो रहे हैं वो सभी के सभी लोग क्या है, अनआर्म्ड होने चाहिए, उनके पास किसी भी तरीके का हथियार नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि इस प्रकार की असेंबली में किसी प्रकार का कोई वायलेंस यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगला है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर असेंबली नहीं की जा सकती है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं कि किसी के घर की छत पे जाके इकट्ठा हो जाए, या किसी के व्यक्ति प्राइवेट पार्क है उसमें जाके इकट्ठा हो जाए, या किसी के घर में जाके इकट्ठा हो जाए। ये सभी के सभी इस शर्त में लगाया गया है कि अगर इस प्रकार का काम करते हैं तो उनको असेंबल नहीं माना जाएगा और उनके ऊपर स्टेट एक्शन ले सकता है। उसके अलावा इस प्रकार की जो भी असेंबली होगी वह सिर्फ पब्लिक प्लेसेस यानी पब्लिक लैंड पर होगी, जैसे कि पार्क हो गए, जैसे कि ग्राउंड्स हो गए, पब्लिक ग्राउंड्स होते हैं उन पर इस प्रकार की असेंबली पार्क्स ग्राउंड यानी पब्लिक लैंड पर ही मानी जाएगी। इस आर्टिकल पर भी, आर्टिकल 19(2) पर भी अन्य आर्टिकल की तरह से ही कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और वे रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं? वे सभी के सभी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि वे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं। और वे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर हमारे इस प्रकार की असेंबली से हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि एकता और अखंडता, संप्रभुता और अखंडता पर अगर कोई प्रकार का थ्रेट उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की असेंबली को, इस प्रकार के लोगों के एकत्रीकरण को या इस प्रकार के जुलूस को अमान्य ठहराते हुए, इनवैलिड करते हुए स्टेट उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। दूसरा है कि पब्लिक ऑर्डर, अगर हमारा कोई जुलूस या हमारा कोई डेमोन्स्ट्रेशन या असेंबली हो रही है तो उससे हमारा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कि जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि जैसे कि ट्रैफिक जैम, अगर हम सड़क पर असेंबली कर रहे हैं, सड़क पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उससे इकट्ठा होने से ट्रैफिक लग जाता है जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, तो इस प्रकार की असेंबली को भी अवैध ठहराया जा सकता है। तो इसीलिए हमें इन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपना क्या कहते हैं, असेंबली करनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इस तरीके से हमने अपना पॉइंट नंबर 2 फ्रीडम ऑफ असेंबली कंप्लीट कर लिया। अब हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में देखते हैं। हमारा अंडर आर्टिकल 19 का पॉइंट नंबर 3 ही जो है वह कहता है फ्रीडम ऑफ फॉर्म, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गठन करने का अधिकार। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि अपने जैसे विचारों वाले लोगों के साथ जुड़ने का। अपने जैसे विचारों वाले जो लोग मिलते हैं उनके साथ जुड़कर ही लोग अच्छा काम कर पाते हैं, एफिशिएंट काम कर पाते हैं। इसके लिए लोग क्या करते हैं, या तो कोई एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पहले से ही एग्जिस्ट एसोसिएशन के साथ में जुड़ जाते हैं, पहले से ही जो एग्जिस्ट एसोसिएशन होता है उसके साथ में जुड़ जाते हैं। और ऐसा करने का अधिकार उनको कौन देता है? हम जानते हैं कि इस तरीके का अधिकार जो देता है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, यानी भारत का संविधान देता है कि वह किसी भी भारत का संविधान उनको क्या अधिकार देता है कि वह किसी भी भारत के नागरिक किसी भी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में या तो जुड़ सकते हैं या ऐसे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का गठन भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति इन एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ना चाहता है तो उसे इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा संविधान हमें नेगेटिव फंडामेंटल राइट भी देता है। क्या देता है? नेगेटिव यानी नकारात्मक फंडामेंटल राइट भी देता है, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी संगठन के साथ में जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह अधिकार संविधान देता है। इस पर भी अन्य आर्टिकल्स की तरह से भी इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अगर देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर खतरा पैदा करता है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सरकार मान्यता नहीं दे सकती है। दूसरी बात है कि अगर हमारा जो एसोसिएशन है या संगठन है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए
खतरा पैदा होता है, पब्लिक ऑर्डर को ना तो मेंटेन करता है और उसके लिए खतरा पैदा होता है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को भी सरकार अवैध घोषित करते हुए उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ना कि एसोसिएशन को फॉर्म करना, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करने का अधिकार तो हमें फंडामेंटल राइट देता है कि उसको फॉर्म करेंगे, लेकिन उसको मान्यता, इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये एसोसिएशन को मान्यता भारत सरकार ही देती है, भारत सरकार देती है। और भारत सरकार आपके इसको ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार चाहेगी तो देगी, अगर आप उसके नॉर्म्स कंडीशंस को अगर फुलफिल करेंगे तो सरकार उसको मान्यता देगी, अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मान्यता नहीं देगी। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शब्द इसमें जोड़ा गया था, इस आर्टिकल में जोड़ा गया था, वह आर्टिकल 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ये शब्द जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सवाल पूछा गया है कि न कि आर्टिकल 19(3) में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है, सहकारी सोसाइटी शब्द जो जोड़ा गया वह कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है। इस तरीके से हमने आज फ्रीडम ऑफ फॉर्म, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 2 पॉइंट पूरे कर लिए। बचे हुए 3 पॉइंट्स को आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।